योग दर्शन की 150वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग चौथे सूत्र को देख रहे थे। चौथे सूत्र में क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताई हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। हमने 3 अवस्थाओं को तो देख लिया है, एक अवस्था बचती है उदार अवस्था, उसको हम आज समझेंगे। कहने को तो वैसे 4 अवस्थाएं देखी, एक दग्धबीज नाम की भी अवस्था होती है, पर उसको सूत्र में नहीं कहा, व्यास भाष्य में बताया है, पर वो भी योगियों की एक अवस्था होती है, उसको भी हम ध्यान में रखकर चलेंगे। तो पिछले पाठ में जो हमारा कल का पाठ हुआ था विच्छिन्न दशा को लेकर के, बहुत गहरी बातें थी, रोचक बातें थी इसमें, बड़ी अजीब भी लगती हैं कई बार तो, कि ऐसा भी क्या हो सकता है जीवन में। तो होता है, देखा जाता है। यदि आपका कल के पाठ में से कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। जी, आप हाथ खड़ा कीजिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? अच्छा जी, चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, परिच्छिन्न में जो परिच्छिन्न की परिभाषा हमारी समझ में आई है, विच्छिन्न है, प्रच्छिन्न नहीं है जी। विच्छिन्न। हाँ जी, विच्छिन्न। विच्छिन्न विच्छिन्न। हाँ जी। तो विच्छिन्न का ये कहा है कि विच्छिन्न टुकड़ों में आता है। हाँ जी। और टुकड़े भी रुक रुक के आते हैं जी। जैसे कि कहीं पर जो है वो परसुप्त में कह लीजिएगा, तनु में कह लीजिएगा, पड़ा हो। जी जी तो बिल्कुल। फिर वो, और इसमें भाष्य में जो बातें कही गई हैं वो केवल राग के बारे में कही गई है। हाँ जी बिल्कुल। बाकी जो 4 क्लेश हैं उनके बारे में कोई हाँ। जो है, इसमें उन चीजों का कोई वर्णन नहीं आया। हाँ जी। तो केवल राग के बारे में विच्छिन्न के जो है कि क्या विच्छिन्न केवल मतलब राग में ही प्रकट होता है? नहीं, राग नहीं, राग और क्रोध दो कहे हैं, राग और द्वेष दोनों हैं जी। हाँ जी, अब बोलिए, उनका माइक खुल गया था। जी आचार्य जी, मेरा ये था कि इसमें केवल राग और क्रोध, कि यदि राग रहेगा तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध रहेगा तो राग नहीं रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी जो क्लेश आए उनका तो कोई जिक्र ही नहीं आया। हाँ जी। और दूसरा फिर जो ये उदाहरण दिया गया है स्त्री वाला, जी। ये उदाहरण जिस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं उस हिसाब से कुछ मेरे हिसाब से तो थोड़ा अटपटा सा लगा। हाँ जी, अटपटा कैसे लगा आप वो बताइए। अटपटे में ये है कि कोई जैसे उदाहरण दिया कि भाई एक स्त्री के प्रति आज आपको राग है, जी। तो इसका मतलब आप जो है उसमें क्या हम विच्छिन्न क्लेश की अवस्था में रहेंगे, और बाद में उसको छोड़ के जब हम दूसरी स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा तो क्या फिर वो दूसरा विच्छिन्न हमारे उसमें आएगा? मतलब ये कुछ प्रकरण समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं आज स्पष्ट करता हूँ इसको और अच्छे से। जी, म्यूट कर लीजिए। सबसे पहली बात सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे। पहली बात तो ये है जो श्रीमान जी ने कही, कि यहाँ केवल एक तो राग और दूसरा क्रोध की बात चल रही है विच्छिन्न अवस्था में। बाकी क्लेशों के बारे में चर्चा उतनी हुई नहीं है, जैसे अस्मिता एक क्लेश है, अविद्या एक क्लेश है, अभिनिवेश एक क्लेश है। उन तीनों की चर्चा अभी कही भी नहीं गई, जब जब बार बार क्लेशों की बात आती है तो ऋषि का मुख्य रूप से यहाँ कहने का मतलब यही है कि ये जो विच्छिन्न अवस्था है, इस विच्छिन्न अवस्था में मुख्य रूप से ये दो ही होते हैं, राग और द्वेष, इन्हीं की बात की जाती है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक के समय में दूसरा नहीं होता, दूसरे के समय में पहला नहीं होता। तो यही ले इन्हीं को लेंगे दोनों को विच्छिन्न अवस्था में। तो बाकी जब उनकी हम परिभाषा देख लेंगे, अस्मिता है, अविद्या है, अभिनिवेश है, जब उन तीनों को बाकियों को समझेंगे तब एक बार फिर से लौट के आएंगे, तब और समझ लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से समझने में कठिन है। लेकिन ये चूंकि विपरीत है, राग के काल में क्रोध दिखता नहीं है और क्रोध के काल में राग नहीं दिखता, तो अभी फिलहाल इन्हीं को लीजिए जैसा यहाँ व्यास भाष्य में बताया है।
एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपकी है जो मैं कल भी कह रहा था कक्षा में, कि ये बड़ा अजीब लगेगा और लोगों को इतनी जल्दी स्वीकार भी नहीं होता। तो पहले आराम से एक बार विच्छिन्न दशा को फिर से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से और सरलता से। विच्छिन्न दशा का मतलब ये है, इसमें दो चीजें आई थी। सबसे पहली चीज तो ये है कि राग के कारण द्वेष जो है वो विच्छिन्न है। विच्छिन्न का मतलब अभी कट के अलग रखा हुआ है, दबा हुआ है। सीधा शब्द अभी कटा हुआ ना लेकर के दबा हुआ ले लेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। राग के कारण द्वेष जो है वो दबा हुआ है। जैसे अभी बच्चे के प्रति बहुत लाड़ आ रहा है, बहुत उसके प्रति प्रेम आ रहा है, बहुत राग है माता का बच्चे के प्रति, तो उस समय में द्वेष दबा हुआ है अभी। बच्चे की कुछ हरकत बदली अचानक से, बच्चे ने कुछ गलत उपक्रम कर दिया, अब ये वाला दब जाएगा, वो वाला उभर के आ जाएगा। तो जिस समय एक तो उभरा हुआ है, राग उभरा हुआ है और द्वेष दबा हुआ है, तो जो द्वेष अभी दबा हुआ है, अभी प्रकट रूप में नहीं है, उदार रूप में नहीं है, तो जो दबा हुआ है वो विच्छिन्न अवस्था है मुख्य रूप से। सभी ध्यान से समझ लीजिए। जो इस समय अभी सीधा प्रकट रूप में नहीं आया है, लेकिन पहले वाले ने दबा रखा है उसको पकड़ करके, उठने नहीं दे रहा है अभी ये वाला। तो चलेंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, एक के होने से दूसरा दबा रहेगा, राग से द्वेष दबा रहेगा, द्वेष से राग दबा रहेगा। तो जो दबा हुआ है वो विच्छिन्न अवस्था है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अब एक दूसरी स्थिति बताई थी, दूसरी बताई थी ये वाली जो चैत्र का उदाहरण दिया था। राग के कारण राग दबा हुआ है, और यहाँ जो नहीं कहा हुआ वो हम अपनी तरफ से ले लेंगे कि द्वेष के कारण द्वेष दबा हुआ है। उदाहरण से समझेंगे कि राग के कारण राग कैसे दबा हुआ होता है। कि अभी एक व्यक्ति का एक मिठाई के प्रति खूब राग है, रसगुल्ले के प्रति खूब राग है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका बाकी मिठाइयों के प्रति राग नहीं है। दबा हुआ है अभी एक राग के कारण, दूसरी वस्तु के प्रति जो राग होना चाहिए या हो जाएगा कभी भविष्य में, वो दबा हुआ है। तो जो दूसरी इमरती आदि मिठाइयों के प्रति जो राग है, दबा हुआ है, दबा रखा है पहले राग ने दूसरे राग को, ये जो दबा हुआ जो राग है ये विच्छिन्न अवस्था है। ये मिठाई हटेगी, इस मिठाई को खा के हट जाएंगे, दूसरी मिठाई आ गई, तुरंत राग आ जाएगा एकदम, और खूब होता है ऐसा। समझ, कहने का मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई ये ना समझ ले कि अभी तो ये रसगुल्ले के प्रति आसक्त है, रसगुल्ले में इसका राग है, तो अब बाकी मिठाइयों के प्रति तो वैराग्य हो गया इसको, अब बचा नहीं इसके भीतर। ऐसा नहीं कह सकते, एक राग ने दूसरे राग को दबा रखा है। अब ऐसे द्वेष का उदाहरण देख लीजिए, यही द्वेष के कारण द्वेष भी दबा हुआ होता है। घर का उदाहरण ले लीजिए, एक घर में कई सारे बच्चे हैं। अब ऐसा होता है कि एक बच्चे ने, बड़े लड़के ने घर में शैतानी कर दी, हमारे घर में खूब होता था बचपन में। भैया ने कुछ गलती की, बड़े भैया ने, और पिताजी उनकी पिटाई करते थे। तो ऐसे में हमको ये लगता था कि पिट भैया की तो पिटाई हो रही है, हम तो बचे पड़े हैं, हम पे नहीं इनका क्रोध उतरेगा। हम अपने मस्त हैं एक तरफ और खुश होते थे कि बड़े भैया की पिटाई हो रही है। लेकिन पिताजी का जो द्वेष बड़े भैया के प्रति है, तो कोई ये ना समझ ले कि हमारे प्रति द्वेष नहीं है, खत्म हो गया। अभी एक द्वेष से दूसरा द्वेष दबा हुआ है। भैया के प्रति जो द्वेष उदार अवस्था में है, प्रकट में है, उसने उस द्वेष को दबा रखा है, जो कभी भविष्य में हमसे गलती हो गई या कुछ हो गया तो फिर हमारे ऊपर भी नंबर आ जाएगा, तो हमारे ऊपर भी क्रोध आएगा उन्हें। तो एक द्वेष के होने से दूसरा द्वेष दबा हुआ है, तो जो इस समय अभी दबा रखा है, विच्छिन्न है, कटा कट के अलग रखा हुआ है थोड़ी सी समय के लिए, ये हटेगा, तुरंत उठ के आ जाएगा। ये मैंने उदाहरण बताए, दो स्थितियां हैं ये। यानी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, राग के कारण द्वेष दबा हुआ है, द्वेष के कारण राग दबा हुआ है, विच्छिन्न है, एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है, राग के कारण राग दबा हुआ है, द्वेष के कारण द्वेष दबा हुआ है, ऐसे समझ लेंगे। अब आपको इस, ये जो यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है, इसको लेके अजीब सा लग रहा है। तो अजीब सा क्यों लग रहा है, हम तो व्यवहार में भी देखते हैं ना, ऐसा खूब देखने में आता है। एक व्यक्ति का अभी किसी स्त्री के प्रति अनुराग है, बहुत आसक्ति है, गहरी प्रेम है, तो बाकी स्त्रियों के प्रति वैरागी हो गया वो, ऐसा नहीं कह सकते, इस बात को ये नकार रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, अभी दबा हुआ है बाकी स्त्रियों के प्रति जो राग होना चाहिए, तो जो दबा हुआ है अभी, विच्छिन्न है,
दबा हुआ कह लीजिए, विच्छिन्न कह लीजिए। दबा हुआ थोड़ा सा आसान भाषा में हो जाता है। विच्छिन्न का मतलब वो विशेष रूप से छिन्न होकर के अभी कट के अंदर रखा हुआ है। ये स्त्री हटेगी, दूसरी स्त्री सामने आएगी, राग हो जाएगा। स्त्री के हटने का क्या मतलब है? कई बार जैसे स्त्री की मृत्यु हो गई, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और इस संकल्प को लेकर के 2-3 साल, 5-6 साल काट देते हैं। रिश्तेदारों का दबाव बनता है, ये स्त्री तो कब की चली गई, 2-3 साल हो गए, दूसरी स्त्री से विवाह हुआ, जैसे ही वो आई उसमें सुख लेने लगता है, उसकी बातों में या बाकी चीज़ों में, तो उससे राग हो जाता है। फिर सामान्य सी बात है, खूब होता है। यह एक तरीका ऐसे भी होता है कि घर में स्त्री है, उससे प्रेम है, राग है, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलता है, जैसा आमतौर पर नई नई शादियों में होता है। शुरू शुरू में तो गुणों को देख करके, रूप सौंदर्य आदि को देख करके राग खूब होता है, खूब प्रेम दिखता है, खूब लुटाते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रेम, साथ में भोजन करेंगे एक दूसरे को खिलाएंगे, ये खूब राग दिखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो एक दूसरे की कमजोरियां, कमियां, न्यूनताएं, दोष, मूर्खताएं वो सब सामने आती हैं। जैसे ही वो सब चीजें सामने आती हैं, तो अब इस स्त्री से धीरे धीरे राग कम होता है। और अगर ऐसे में इस व्यक्ति का संपर्क किसी दूसरी स्त्री से हो जाए, बहुत ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए ऑफिस में काम करता है और वहीं पे कोई और ऐसी स्त्री मिल जाए जो इसके प्रति प्रेम लुटाने लगे, तो इधर से हटेगा, उधर हो जाएगा। तो जो अभी तक इस स्त्री के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति राग था, तो दूसरियों के प्रति अभी तक दबा हुआ एक राग का भीतर क्लेश विद्यमान है, दबा हुआ है भले ही अभी। ये हटेगी, दूसरी आएगी, तो उभर के आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो जो दबा हुआ है मुख्य रूप से उसी को मानेंगे कि वो विच्छिन्न अवस्था है उस क्लेश की। अब समझ में आया जी? जी आचार्य जी, तो इसमें जो दबा हुआ है वो तो विच्छिन्न हुआ, और जब वो उभर गया तो उसको उधार मान लेंगे। हाँ जी, उदार मान लेंगे, जिसको हम आज देखेंगे, चौथी अवस्था जी जो है। जी आचार्य, हाँ जी, ठीक है धन्यवाद जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो फिर चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अब यहाँ से कई बातें और भी निकल के आती हैं। जिससे कई बार प्रश्न यही होता है कि फिर तो ये तो गड़बड़ मामला है, ऐसे तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। हमारी पत्नी पता नहीं कब छोड़ के निकल जाए, पति कब छोड़ के निकल जाए, बिल्कुल हो सकता है, सीधी बात है, क्लेश है, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा हंसी मजाक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीजें थोड़ा ऐसे करके अच्छे से समझ में आ जाती हैं, लेकिन मामला गंभीर है ये। बहुत लोगों के घर टूटते हैं इसी चीज से ही, इसी क्लेश के कारण से। भीतर दबा हुआ है वो वाला क्लेश, विच्छिन्न अवस्था में है। इसको नहीं समझेंगे तो मामला कहाँ जाके पलट जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में, चौथे समोल्लास में, दूसरे समोल्लास में, संस्कार विधि में, विवाह प्रकरण में, गृहस्थ आश्रम प्रकरण में, ये बाकी और भी कई स्थानों पर जहाँ गृहस्थ की बात आती है, तो वो बड़े व्याख्यान करते हैं, बड़ी बातें लिखते हैं, कहते हैं कि जहाँ परस्पर प्रेम हो, प्रीति पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे की खूब स्तुति करें, पति पत्नी एक दूसरे का अभिवादन करें, प्रातःकाल उठकर नमस्ते करें, ऐसे करें, वैसे करें, भोजन का ध्यान रखें, ये करें, मतलब सैकड़ों बातें। और वेद के भाष्यों में इतनी सुंदर सुंदर बातें पति पत्नी के प्रति लिखी हुई हैं कि एक दूसरे के प्रति खूब खूब प्रेम करे, खूब अनुराग रखे। अनुराग को उसी सेंस में लेंगे यहाँ, ऐसे ना कि वो क्लेश के रूप में लेंगे, यानी खूब प्रीति पूर्वक व्यवहार करे एक दूसरे से, ताकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी मामला ढीला पड़ा, थोड़ी सी पकड़ कमजोर हुई, प्रेम कम हुआ, तो ये जो विच्छिन्न क्लेश है, जो अभी दबा पड़ा है दूसरी स्त्रियों के प्रति, इधर से मामला, इधर से पकड़ ढीली पड़ेगी, उधर जाकर पकड़ मजबूत बन जाएगी। ये है सारी बात। तो नैतिकता की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या ऋषियों ने जो आश्रम व्यवस्था बनाई है उस दृष्टि से देखें, तो फिर इस वाले क्लेश पर तो बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। अब एक चीज और है सामने। पिछले दिनों दीपक चौहान जी ने एक प्रश्न किया था कि जिस समय क्लेश सुषुप्ति अवस्था में है, तो भविष्य में कभी प्रकट हो जाएंगे, ऐसी एक संभावना रहती है, आलम्बन सामने आएगा और वो जग जाएगा और फिर परेशान करेगा। तो वैसे ही जब वहाँ एक मैंने सावधानी बताई थी कि कैसे काम करें फिर उस पर, तो काम कैसे करें
कि कभी ना कभी तो हमारे जीवन में ऐसा ऐसा खूब उदाहरण आते हैं कि ये क्लेश कहाँ से आ गया, ये तो मेरे भीतर था ही नहीं ये। या किसी व्यक्ति के लिए हम कह देते हैं जी ये तो बड़े विद्वान थे, ये तो बड़े योग्य थे, इन्होंने भी ऐसा काम कर दिया या इनसे भी ऐसा काम हो गया। तो सीधी सी बात है, उनके भीतर वो क्लेश दबा हुआ था, विच्छिन्न था या सोया हुआ था। अब उभर गया कोई वस्तु आने से, तो उस व्यक्ति से वो गलत काम हो गया, सामान्य बात है, हो जाता है। अब ये जो विच्छिन्न नाम का क्लेश है, जो अभी दबा रखा है, राग ने राग को दबा रखा है या राग ने द्वेष को दबा रखा है, कब उभर के आ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन तैयारी तो करनी चाहिए, इस पर काम तो होना चाहिए। काम इसी रूप में हो सकता है कि अपने व्यवहारिक जीवनों के उदाहरणों से देखें कि जब जब इस रसगुल्ले के प्रति राग था तो बाकियों के प्रति दबा हुआ था राग भीतर, बाकी मिठाइयों या बाकी खाने पीने की चीज़ों के पीछे। तो इतने में सावधानी रखें कि चलो अभी रसगुल्ले के प्रति है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ प्रकट अवस्था में है, नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसके प्रति, अभी कम नहीं हो पा रहा है मेरा क्लेश, कर लूंगा प्रतिपक्ष भावना से, इसको भी कमजोर कर दूंगा, निर्बल बना दूंगा, तनु बना दूंगा। लेकिन यदि रसगुल्ला हटा, रसगुल्ले पे तो काम खूब कर लिया, लेकिन एक दिन रिश्तेदारी में गए तो बालूशाही मिल गई या और कोई जलेबी या कोई मिठाई, हलवा ले लीजिए, जो भी है जिसके प्रति राग पहले कभी था लेकिन दबा हुआ था, वो उभर गया। रसगुल्ले पे तो काम ठीक ठाक कर लिया था, इस बार हलवे पे हलवा जोर दिखा गया अपना, तो वो राग अपना फिर प्रभाव छोड़ के जाएगा, प्रकट अवस्था में आ जाएगा। इसलिए सावधान रहें, राग पता नहीं कहाँ किस वस्तु के प्रति उभर के आ जाए, कब आके परेशान कर दे, कहा नहीं जा सकता। और ये तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वृत्तियां उभरती हैं या संस्कार प्रकट होते हैं, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं, इन्हीं उदाहरणों से हम इन सब चीजों को पकड़ सकते हैं। अच्छा, अश्वनी कुमार जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। नमस्ते आर्य जी। नमस्ते जी। आर्य जी, अभी आप क्लेशों पे चर्चा कर रहे थे, जी। तो आर्य जी मेरे दिमाग में अभी एक विचार आया था जी। कि जो पति पत्नी किसी कारण से या किसी बिजनेस के कारण से जो बाहर रहते हैं, जी। कुछ समय नहीं दे पाते हैं, जी। और तो उनके मन में कभी कभी जो क्लेश जागृत होते हैं, जी। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग फ़ोन पर बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले समय में लोग पत्राचार करते थे। तो सीधी सी बात है कि इस राग को आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ शोर आ रहा है। चलिए मैं करता हूँ। जी। तो म्यूट करिए, जो माइक खोल देते हैं ध्यान रखिए। हाँ जी। तो जैसे आपसी व्यवहार हैं, पति बाहर रहते हैं, पत्नी घर में रहती हैं, एक अकेलापन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर जिम्मेदारियां हैं उधर भी जिम्मेदारियां हैं, आन बड़ी खराब बात है। आपको शशिकांता माता जी, दोबारा जोड़ेंगे अब। चलिए। तो पति पत्नी दूर दूर रहते हैं, वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर हैं, पत्नी अकेली हैं घर पे। तो जो यदि राग है आपस में, तो मैंने तो पहले भी कहा कि राग को खत्म करके, कम करके, हमको उसको प्रेम में बदलना चाहिए। एक दिन मैंने चर्चा भी की थी, राग तो बहुत खराब स्थिति है। हालांकि जुड़ाव होता है राग में, बहुत गहरी आसक्ति होती है, लेकिन इसके नुकसान तो हैं ही, हम सब जानते हैं। आगे भी जब राग को और खोलेंगे, राग की परिभाषा आएगी तब और समझेंगे। तो प्रेम हो, प्रीति हो, प्रेम और प्रीति कैसे हो आज के समय में तो बहुत बढ़िया है, बातें करें, बातें करके एक दूसरे का ध्यान रखें। अब कई बार पति लोग जो हैं उनको थोड़ा इरिटेशन होता है, पत्नी यदि मैसेज करे, फोन करे, भोजन कर लिया आपने, आप ऑफिस पहुंच गए, घर आ गए, आप कब उठे थे, सुबह कब निकल रहे हैं, भोजन तो ठीक से कर रहे हैं ना। अब बार बार पत्नी ये पूछती है तो पति परेशान हो जाता है, क्या यही प्रश्न लगा रखे हैं, बार बार यही पूछती रहती हो, ऐसे करती रहती हो। तो ऐसे में समझे कि उसकी भावनाएं हैं आपके प्रति, आपके अलावा है ही कौन जो वो उनका ध्यान रखे, या उनके उनको भी भला और किसी से कहाँ पूछना है, आप ही से पूछ रही हैं।
कल को मान लीजिए ईश्वर ना करे कि वो ना रहें ऐसी स्थिति में कि आपसे पूछ भी पाएँ, तो आपको मलाल रहेगा कि यार कोई तो था मुझसे जो पूछता था, कोई तो था जो थोड़ा सा ध्यान रखता था कि मैंने कपड़े ठीक से पहने नहीं पहने, कौन से कपड़े मेरे ऊपर ठीक लगते हैं, या कब मैं ऑफिस से निकला, कब मैं ऑफिस गया, कोई तो ध्यान रखता था। तो भविष्य की चीज़ों का भी ध्यान रखें कि अभी उपलब्ध है वो वस्तु, यानी वो व्यक्ति उपलब्ध है अभी मेरे सामने, तो मैं उसका महत्व समझूं। कल नहीं रहेगी या नहीं रहेगा तो फिर कितना मुश्किल जीवन हो जाता है हमारे लिए। ऐसे में प्रतिदिन ध्यान रखें, बातचीत करते रहें, अच्छे से प्रेम से प्रीति से उत्तर दें। पति का भी कर्तव्य है, बाहर रहते हैं तो सही समय पर जो पत्नी को राशि देनी है, राशि देने का मतलब जो उसको खर्चा है जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उन सब का ध्यान रखे अच्छे से। ये सब चीजें प्रतिदिन करता रहे तो प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो वो क्लेश अपने आप ही दूर रहेंगे, द्वेष तो अपने आप ही दूर हो जाएगा, राग आएगा ही नहीं। ऐसे करके ध्यान रखें। ठीक है जी। जी धन्यवाद माता। हाँ जी, ठीक है। अच्छा गायत्री माता जी, आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, आपने अभी ये बताया कि एक स्त्री से राग जब समाप्त हो जाता है व्यवहार के कारण, जी तो कहीं भी दूसरी जगह पर कोई और संपर्क में आ जाती है तो उससे राग बढ़ जाता है। जी आचार्य जी, आप जैसे समाज में हम देखते हैं, परिवारों में भी, कि कहीं ऐसा भी होता है कि शुरू से ही पूरा जीवन पति पत्नी में बनी ही नहीं, जी राग था ही नहीं, ना जी उसका ना उसका। जी परिस्थितियां इस तरह की बनती रही कि मान लो कोई कारण परिवार में रहा हो कि कोई बनने ही नहीं देता, दोनों में आपस में कोई ना कोई घटना इस तरह की दिखा देते हैं तो वो नफरत बढ़ती जाती है। जी फिर भी वो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, मतलब कहीं और अटैच नहीं होता, जी जीवन भर उसी माहौल में उस व्यक्ति के साथ सारा जीवन काट देता है। जी। तो वो क्या स्थिति होगी आचार्य जी? वो राग कहाँ गया? वो मैं कहीं और भी नहीं लगा रहा और उसमें भी नहीं हो रहा, हम्म। तो बस तो वो राग था क्या ही स्थिति? नहीं, ऐसा कह लेंगे। यहाँ केवल विच्छिन्न को समझा रहे हैं कि एक स्थान पर राग है तो दूसरे स्थान का राग दबा हुआ है, एक स्थान पर द्वेष है तो दूसरे स्थान पर द्वेष दबा हुआ है, बस इतना ही समझाना चाह रहे हैं। बाकी एक व्यक्ति का राग रहा ही नहीं तो बस सीधा सा मतलब है राग था ही नहीं, तो दूसरी जगह भी नहीं हुआ, और बहुत अच्छी स्थिति है ये। मतलब गृहस्थ की दृष्टि से तो खराब है कि दोनों में वो प्रीति रही ही नहीं, प्रेम रहा ही नहीं, ये तो बिल्कुल खराब बात है। जी प्रीति से रहना चाहिए था शुरू से ही। पर यदि नहीं रहा तो बहुत बढ़िया है, राग ही नहीं था और दूसरी जगह भी नहीं हुआ, ये तो और भी बढ़िया बात है। तो आचार्य जी, क्लेश में तो गया ना फिर उसका जीवन, वो स्थिति अच्छा, कैसे अच्छी होगी? हाँ तो वो द्वेष की दृष्टि से देखेंगे, राग की दृष्टि से तो कि राग नहीं था ये तो अच्छी बात है, अब तो द्वेष हो गया, इसको द्वेष मान लेंगे। द्वेष है और ये भी खराब चीज है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस द्वेष के कारण बाकी द्वेष भी उसके दबे हुए हैं, बाकी जो दूसरी स्त्रियों के प्रति भी जो एक खराब व्यवहार था वो भी रुका हुआ है, दबा हुआ है, जब अपनी स्त्री से ही इस समय द्वेष है तो द्वेष है माता जी ये, क्योंकि अपनी पत्नी से बन ही नहीं रही है, अपनी पत्नी के प्रति एक प्रतिकार का भाव है, उसके प्रति जो एक प्रेम होना चाहिए वो नहीं है, तो इसको हम द्वेष कहेंगे। और इस द्वेष के कारण जो बाकी स्त्रियों के प्रति जो द्वेष दबा हुआ है, गुस्से की क्रोध की भावना है, वो दबी हुई है, और जो दबी हुई है उसको विच्छिन्न अवस्था कहेंगे। तो ये द्वेष भी खराब है, इसको भी हटाना पड़ेगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। और बाकी क्यों है ये द्वेष, ये तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि आजकल विवाह विवाह होते नहीं हैं, आजकल तो शादियां होती हैं। शादियों में यही होता है कि ना तो गुणकर्म स्वभाव मिलाए जाते हैं, ना लड़का लड़की से पूछा जाता है, ना कभी ये समझा जाता है कि क्या ये जीवन भर खुश रह पाएंगे। और फूफा टाइप के लोग, जीजा टाइप के लोग, मौसा जैसे लोग वो विवाह कर रहे हैं, या लड़के लड़कियां आजकल के जो कर रहे हैं तो केवल अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको बस कुछ चीजें भा गई आपस में, कुछ चीजें मिल गई तो उसी के कारण से सोच लेते हैं कि हाँ हम दोनों की जमेगी अच्छे से। और अभी अभी तो अच्छी अच्छी चीजें देख करके आए थे, लेकिन धीरे धीरे बुराइयां आती हैं एक दूसरे के सामने तो भी मामला खराब होता है। तो विवाह एक बड़ी गहरी प्रक्रिया है, बहुत सोच समझ के किए जाने वाली व्यवस्था है। प्राचीन काल में तो आचार्य लोग करवाया करते थे, गुरुकुल लड़कियों की जो आचार्य होती थीं वो आती थीं,
और लड़कों के गुरुकुल के आचार्य जो आते थे वो आपस में इनका रिलेशन करवाते थे, संबंध करवाते थे कि ये वाला जो लड़का है इसका ये चरित्र प्रमाण पत्र है। और पूरे साल भर का चरित्र प्रमाण पत्र बनता था, हर बालक की अलग पुस्तिका बनती थी अलग से कि ये इसका चरित्र है, पूरे साल भर इसने ये काम किए, ये योग्यता है, इस मामले में ऐसा है। और उधर आचार्य लोग जो होती थी, महिला आचार्य, वो अपनी लड़कियों का यानी अपने गुरुकुल की शिष्याओं का, उनका चरित्र, जो चरित्र की कॉपी होती थी, पुस्तिका होती थी, संचिका होती थी, वो बना के रखती थी पूरा विधिवत। अब जिस लड़के से जिस लड़की का गुण कर्म स्वभावों का मेल हो गया, मिलान हो गया, तो फिर उनके घर वालों से राजी करवाई जाती थी, घर वालों को बुला करके बिठा करके एक स्थान पर लड़का लड़की की बात करवाई जाती थी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पत्राचार करके। और ऐसा करा करके तब विवाह होते थे। आजकल क्या है, किसी ने तो बचपन से बोल दिया जी हमारे दोस्त हैं, शहरों में तो ऐसा ही होता है जी, मैं तो आपके बचपन का दोस्त हूँ, क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं। इस आधार पे विवाह हो रहे हैं, लड़के लड़की का मिलता है नहीं मिलता वो तो हम देखते ही नहीं। इसलिए विवाह बिगड़ रहे हैं और लोगों की रुचि विवाह से हटती जा रही है। इसलिए आचार्य जी, आजकल तो बच्चे ये बहुत ज्यादा वो हो गया है, जैसे कंपनियों में इकट्ठे काम करते हैं तो जी, वो आकर्षण के कारण तो बड़े रिश्ते हो रहे हैं। आजकल पेरेंट्स तो बीच में आ ही नहीं रहे मोस्टली। तो बच्चों को दोष देना क्या पूरी तरह ठीक है? हमने अपनी पेरेंटिंग क्या अच्छे से निभाई है, आप सोच के देखिए। बच्चों का दोष है, बिल्कुल है, लेकिन हम पेरेंटिंग को भी तो देखें, हमारा अभिभावकत्व क्या पूरा रहा है बच्चों के साथ? हाँ जी, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, खैर वो हमारा विषय नहीं था, हमारा विषय अभी यहाँ राग और द्वेष इन क्लेशों को लेकर के है। एक और, आचार्य जी, एक प्रश्न था। जी जी बताइए ना। ये जो आपने अभी बताया गुरुकुल वाला सिस्टम, ये कौन से एरा में होता था? मतलब पुरातन काल में या मध्य काल में? आधुनिक काल में तो संभव ही नहीं है, दोनों में से किस हाँ, काल में ऐसा होता था? हाँ जी, मध्यकाल तक भी कुछ गुरुकुल थे, यानी जब तक गुरुकुल थे तब तक तो ठीक था। और भी थोड़ा सा हम और पीछे जाके देख लें, महाभारत काल जो है, जब आज से लगभग 5 साढ़े 5 हजार साल पहले जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, उस समय तक चीजें बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। उसके बाद उस युद्ध में बहुत लोग मारे गए, विद्वान आचार्य, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग और जो तेजस्वी लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, वो मारे गए, व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी वहाँ से, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए, गुरुकुल समाप्त किए गए, हमारे पुस्तकालय जलाए गए, व्यवस्थाएं बदली गईं, बाहरी संस्कृतियां थोपी गईं जबरदस्ती हमारे ऊपर। तो ये चीजें धीरे धीरे 5 हजार साल से बिगड़ती आ रही हैं और यहाँ तक आते आते बहुत बिगड़ गई हैं। वहां तक चीजें ठीक थी, बढ़िया थी। धन्यवाद। अच्छा संतोष माता जी, आप भी बताइए फिर। आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, माता आपने बताया कि राग दबा रहता है तो उसको विच्छिन्न कहते हैं। जी। क्लेश भी दबा रहे उसे भी विच्छिन्न नहीं कहेंगे? नहीं, हमको केवल इतना ही लेना है जितना यहाँ बताया, राग भी तो क्लेश है। आप किस क्लेश की बात कर रहे हैं? नहीं, राग भी तो लिखा हुआ है, राग तो विच्छिन्न है। जी। अगर द्वेष द्वेष भी अच्छा, दबा रहता है, अच्छा, दब जाता है जब। हाँ आपने द्वेष बोला, मुझे क्लेश सुनाई दिया था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यदि द्वेष के कारण द्वेष दबा हुआ है, उदाहरण दिया ना मैंने, एक बच्चे के प्रति द्वेष खूब हो रहा है, गुस्सा कर रहा है पिता, खूब मारपीट हो रही है घर में, तो लेकिन दूसरे बच्चों के प्रति द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरे बच्चों पर कब गुस्सा उतर जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो जो दूसरे बच्चों के प्रति द्वेष दबा हुआ है अभी, वो विच्छिन्न अवस्था है द्वेष की। वो भी विच्छिन्न नहीं है। हाँ ठीक जी जी जी, बिल्कुल, राग और द्वेष दोनों में होती है ये। ठीक है, धन्यवाद। जी। चलिए चौथी अवस्था देखते हैं। क्लेश की चौथी अवस्था है उदार अवस्था, और ये तो पीछे से पता भी चल गई है, यानी विषये यो लब्ध वृत्ति ही स उदारः, उदार अवस्था कहते हैं उसको। विषय माने विषय में, यो माने जो, लब्ध वृत्ति ही माने अभी प्रकट स्थिति है, वो वृत्ति प्रकट रूप में आ रही है, उसका पता चल रहा है, एकदम अपने उभार पे है, उफान पे है, अपना प्रभाव दिखा रही है, तो उसको हम उदार अवस्था कहेंगे। उदाहरण से ले लीजिए,
तो अभी विच्छिन्न को थोड़ी देर अब मत लाइएगा, विच्छिन्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि विच्छिन्न में भी उदार होती है। विच्छिन्न में एक चीज तो दबी हुई है, एक उभरी हुई है, तो जो उभरी हुई है उसी को उदार कहेंगे। उदाहरण से ले लें, बात को समझेंगे तो आ जाएगी समझ में कि वही पिता वाला उदाहरण ले लें। घर में बच्चे शोर मचा रहे थे, पिता बार बार कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, नहीं मान रहे सारे बच्चे, और इधर शैतानी पे शैतानी किए जा रहे हैं। पिताजी ने बार बार धमकी दे रहे हैं अंदर से कि अगर आ गया ना तो फिर ठीक कर दूंगा, लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। और जब मान ही नहीं रहे, बिल्कुल पारा हाई हो गया, तो पिता आए पूरे गुस्से में, पूरा गुस्सा है इस समय, क्रोध की भावना है कि आज जाके ठीक ही कर दूंगा इन्हें, और आए और थप्पड़ बजाना शुरू कर दिया सब में, खूब पीटा जम करके। तो जिस समय अपने कमरे में थे तो उतना उदार स्थिति नहीं थी, है ना, लेकिन जैसे ही इस कमरे में आए और उनको शैतानी करते देखा, तो इस समय इनकी जो द्वेष नाम के क्लेश की स्थिति थी वो पूरी उभार स्थिति में थी, उभरी हुई प्रकट स्थिति में थी। इसको कहेंगे क्लेश की उदार अवस्था। राग के रूप में ले लीजिए, धीरे धीरे दो लोगों के बीच प्रेम शुरू होता है, आकर्षण शुरू होता है, आसक्ति शुरू होती है, अभी आरंभिक अवस्था में है, लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे सुख मिलता है उसकी बातों से, उसके व्यवहारों से, वो प्रशंसा करता है इसकी, ये प्रशंसा उसकी करती है, तो इन दोनों के आपस में ऐसा करने पर वो राग बढ़ते 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 बहुत ऊंची स्थिति में चला जाता है। तो वो राग नाम का जो क्लेश है, अब उस ऐसी स्थिति में है कि एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे से बात किए बिना आगे जीवन चलता नहीं है, ऐसा लगता है उन्हें। और एक अवस्था तो ऐसी आती है इस राग में कि व्यक्ति को ये लगता है कि अगर ये सामने वाला व्यक्ति जिससे मेरा राग है या प्रेम है, अगर ये नहीं मिला, ये नहीं रहा ना, तो मैं पता नहीं जी भी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा मैं जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी, ऐसा उसके मन में जब चलता है, तो ये इस समय राग नाम के क्लेश की उदार अवस्था है, पूरा उफान पे है इस समय, प्रकट स्थिति में है। इसको कहेंगे लब्ध वृत्ति, प्राप्त वृत्ति। लब्ध का मतलब जैसे आपने एक शब्द सुना ना, उपलब्ध। उपलब्ध में उप का मतलब होता है निकटता से, और लब्ध का मतलब प्राप्ति, बिल्कुल निकटता है, एकदम निकट से प्राप्त है, बिल्कुल आया हुआ है पास में, उसको लब्धता, उपलब्धता ऐसा कहेंगे। तो ये हो गई उदार अवस्था। अब सबसे खराब स्थिति कौन सी है इन चारों को देखें तो, जैसे एक प्रश्न किया जाए कि इन चारों में से सबसे खराब कौन सी है, तो हैं तो क्लेश ही, सारे खराब ही हैं, लेकिन फिर भी हम सीधे सीधे देखें तो ये हमको ज़्यादा खराब दिखेगी, क्योंकि इस समय प्रकट अवस्था में है, बहुत दुख दे रही है और बहुत अपना प्रभाव दिखा रही है। बाकी लोगों को भी साफ साफ दिख जाता है बाहर से कि ये व्यक्ति बड़ा द्वेष है जी इसके भीतर, तो उस पता नहीं उस व्यक्ति के प्रति हमेशा ही इसके मन में कुंठा भरी रहती है, जब देखो उसी की बुराइयां बुराइयां करता रहता है, जब पास में बैठो तो बस चर्चाएं उसी व्यक्ति की रहती हैं। तो ये उदार के द्वेष नाम के क्लेश की उदार अवस्था है, तो खराब तो हमको यही दिखेगी, बाकी तो है तो क्लेश ही, ये क्लेशों को ही तो बांट दिया, अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है बस, तो खराब तो सारे ही हैं, लेकिन वैसे देखें कि अवस्थाओं के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा खराब है, तो यही खराब है। बाकी तो जिनको निर्बल किया है वो भी कभी भविष्य में फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से वो मजबूत बन जाएंगे यदि उन पे फिर से विचार किया, काम किया तो। और जो सुषुप्ति अवस्था में हैं, प्रसुप्त हैं, उनको भी यदि आलंबन मिला तो वो भी जाग जाएंगे। और विच्छिन्न वाले जो हैं, जो भी एक ने दूसरे को दबा रखा है, एक हटेगा दूसरा उभर के खड़ा हो जाएगा एकदम से, तो खराब तो वो भी है। सावधानियां तो हर जगह हैं। लब्ध वाले में ये एक अच्छी स्थिति होती है, उदार वाले में, कि पता तो चल रहा है इसका कम से कम कि ये है, ये नुकसान कर रहा है। इस उदार वाले के लिए प्रतिपक्ष भावना करना बहुत आसान है, अच्छा हो जाता है इसमें काम, कि दिख रहा है इस समय गुस्सा आया हुआ है, बहुत क्रोध भरा हुआ है सामने वाले के प्रति, और देखते ही जी जल जाता है, अंदर आग लगने लगती है, तन बदन में लहू गर्म हो जाता है। तो पता चल रहा है, ऐसे में थोड़ी समझदारी दिखाई जाए, थोड़ा ज्ञान पूर्वक काम किया जाए, तो इस क्लेश की उदार अवस्था को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। अब जो विच्छिन्न है, दबा हुआ है, प्रसुप्त अवस्था में है, निर्बल है, उनका पता कैसे चले,
तो उनका आसानी से पता नहीं चल पाता, वो तो जब उभर के आएंगे, उठ के आएंगे, तभी पता चलेगा। तो एक अच्छी बात ये भी होती है इसकी कि इसको, इस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे का देखें, आगे का देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं, एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न तो काफी आगे तक है, पहले एक बात कह रहे हैं, सर्व एवैते एवैते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति। पहले शब्दों को अलग अलग देखिए। पहला शब्द है सर्व, दूसरा है एव जमा एते, एव जमा एते, और आगे है क्लेश विषयत्वम, क्लेश विषयत्वम, और अगला शब्द है न जमा अतिक्रामंती, न साथ में है, और दूसरा है अतिक्रामंती, ऐसे इनसे बना नातिक्रामंती। तो सर्व एव एते, एते माने ये, सर्व माने सभी, ये जितने भी सभी पीछे जिनकी चर्चा हुई, ये सारे जो क्लेश हैं, 5 क्लेश जो हैं, ये कैसे हैं? क्लेश विषयत्वम, यानी क्लेश वाली विषयता का क्रामंती, अतिक्रमण नहीं करते हैं, यानी ये अपनी क्लेश विषयता को नहीं छोड़ते हैं। इनके भीतर जो क्लिष्टता है, जो ये परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, क्लेश विषयत्व का मतलब इनके भीतर जो क्लिष्टता भरी हुई है, जो बार बार ये दुखी करते हैं, ये उसका अतिक्रमण नहीं करते, यानी उसको छोड़ते नहीं हैं, ये सभी में रहता है। ये जो चारों, हाँ अच्छा, ये चारों अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितने भी सारे पीछे अवस्थाएं बताई हैं, इनमें सारों में क्लेश विषयता ही है। तो आगे फिर यहाँ प्रश्न किया, कस्तरहि विच्छिन्नः प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश इति। तो फिर इनको 4 जगह कहने की जरूरत क्या पड़ गई इन सभी क्लेशों को? कह जमा तरही, कह का मतलब है कैसे या क्यों, तरही माने तो, विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु उदार, नाम आगे पीछे कर दिए हैं बस, बाकी चारों वो ही हैं, वा क्लेश इति। तो जब ये क्लेश विषयता को नहीं छोड़ते हैं, क्लेश ही, तो फिर इनको 4 अलग अलग जगह क्यों बांटा? 4 अलग अलग जगह कहने की क्या आवश्यकता थी? यानी सरल भाषा में समझें तो, कि देखिए राग क्लेश है, सीधी बात है, क्लेश है तो क्लेश है, द्वेष एक क्लेश है तो क्लेश है, अविद्या भी क्लेश है, या अस्मिता और अभिनिवेश वो भी क्लेश हैं। तो जब क्लेश हैं और चारों में क्लेशत्व है, उनके भीतर क्लेश देने की, यानी व्यक्ति को दुखी करने की, परेशान करने की स्थितियां हैं, वैसा क्लेश विषयत्वम है, तो फिर इनको 4 अलग अलग अवस्थाओं में क्यों बांटा, क्यों ऐसा कहने की आवश्यकता पड़ी? तो अब आगे देखिए, उच्यते कहा जाता है, यानी उत्तर दिया जाता है। उच्यते का मतलब अब कहते हैं, उत्तर बता रहे हैं। सत्यम एव एतत्, एतत् यह, एव माने ही, सत्यम माने सत्य, यह सत्य है, ये तो सत्य बात है कि हाँ ये इनमें क्लेश विषयता होती है, ये क्लेश वाले होते हैं, क्लिष्टता है इनमें, और इनको 4 अवस्थाओं में बांटा है, ये भी सही बात है। किंतु विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्न आदित्वम, तो उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों इनको 4 अवस्थाएं देनी पड़ी, अलग अलग 4 अवस्थाओं में क्यों दिया इनको? तो कह रहे हैं विशिष्टानाम, विशिष्ट होने से, क्योंकि इन स्थितियों में अपनी अपनी एक विशिष्टता है। विशिष्टता का मतलब होता है भिन्नता, और किसमें है? विच्छिन्न आदित्वम, ये जो विच्छिन्न आदि अवस्थाएं हैं इन चारों में, क्योंकि भिन्नता तो होती है चारों में, हम देख के आए हैं अभी। प्रसुप्ति में क्लेशों की एक अलग ही स्थिति होती है वो भी क्लेश ही, उसमें भी क्लेशत्व है, क्लिष्टत्व है, क्लेश विषयत्व है, कुछ भी कह लीजिए, यह क्लिष्टता है। और जो तनु है उसकी भी एक अपनी विशेषता है, विशिष्टता है, भिन्नता है। विशिष्ट शब्द भिन्नता को बताता है हमेशा। जब भी हम कहते हैं ना कि ये वाला जो विद्यार्थी है ना बाकी सबसे विशिष्ट है, विशेष है, स्पेशल है, तो इसका मतलब बाकी विद्यार्थियों से उसकी तुलना कराई जा रही है, उसको विशेष बताया जा रहा है, भिन्न बताया जा रहा है। बाकी कक्षा में 49 विद्यार्थी लगभग समान हैं, उनकी स्थिति, बुद्धि की स्थिति एक जैसी है, लेकिन ये एक जो विद्यार्थी है 50वां,
ये विशिष्ट है, ये भिन्न है बाकी सबसे। और हमेशा विशिष्ट का मतलब अच्छा नहीं होता। मान लीजिए सारी कक्षा के 49 विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और उनमें एक एक व्यक्ति, एक बालक बहुत मूर्ख है, उसको कुछ भी बात समझाओ समझ नहीं आती, तो भी क्या कहा जाएगा? यही कहेंगे कि ये जो एक विद्यार्थी है ये बाकी सबसे विशिष्ट है। अगर मान लीजिए कक्षा में आके किसी ने कह दिया कि 49 विद्यार्थी तो सामान्य हैं और ये एक विद्यार्थी ये विशिष्ट है, तो लोग कहेंगे ये क्या बात हो गई, ये किस मामले में विशिष्ट हो गया? आपने उनको तो सबको सामान्य बता दिया 49 के 49 को, और ये एक जो व्यक्ति है आप इसको विशिष्ट बता रहे हैं। तो जो लोग व्याकरण को, शब्द के विज्ञान को ठीक से समझते हैं वो जानते हैं कि विशिष्टता का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता बताता है, अच्छाई की भिन्नता हो सकती है, बुराइयों की भिन्नता हो सकती है। तो बाकी जो 49 विद्यार्थी हैं बुद्धिमान हैं, यानी समान रूप से बुद्धिमान हैं, उनको सामान्य कह दिया जाता है। और सामान्य शब्द बनता ही समानता से है और विशिष्ट शब्द बनता ही भिन्नता के सेंस में है। तो वैसे ही ये जो चारों अवस्थाएं हैं इनकी विशिष्टता होती है। विच्छिन्न आदित्वम, जो पीछे विच्छिन्न आदि चार अवस्थाएं बताई, इसलिए इनको चार जगह बांटा है, ये उत्तर दे दिया इन्होंने। और हमको भिन्नता दिखती भी है, आप चाहे देख लीजिए। एक एक स्थान पे तो ऐसा होगा कि क्लेश बिल्कुल सोए पड़े रहेंगे, पता नहीं कितने साल हो जाएं, 5 10 साल 20 साल 50 साल हो जाएं, वो क्लेश सुप्त अवस्था में ही रहेगा। है क्लेश ही, है राग ही। और एक राग की स्थिति कई बार ऐसी होगी कि वो प्रकट ही रहेगा, वो हमेशा उसको हवा मिलती रहेगी, उसको बल मिलता रहेगा, आलंबन मिलता रहेगा, तो राग बना रहेगा, सालों सालों राग बना रहता है। कई बार व्यक्ति को वर्षों बीत गए एक रिलेशनशिप में और इतना गहरा राग हो गया कि पता नहीं कितने सालों तक वो एक स्थिति राग की बनी रही। तो राग तो ये भी है जो उभरा हुआ है और राग वो भी है जो दबा हुआ है। तो इसी भिन्नता के कारण, उभार के कारण, कोई सोया हुआ है, कोई कमजोर अवस्था में है, कोई दबी हुई अवस्था में है और कोई प्रकट अवस्था में है। बस इसी के भिन्नता के कारण से ये जो वैशिष्ट्य है, स्पेशलिटी है इनके भीतर, इसी के कारण से इनको चार अलग अलग जगह बांटा गया, ये उत्तर दिया। बस थोड़ी सी बातें इसमें और बची हुई हैं, चौथा सूत्र हम कल देख लेंगे, कल पूरा हो जाएगा। आज समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। विचार करते रहेंगे अच्छे से और इन पर काम भी करते रहेंगे। केवल इतने मात्र से बात नहीं बनेगी कि यहाँ पढ़ा दिया और सुन लिया, बहुत अच्छा लगा जी, समझ में आ गया, काम खत्म। ऐसे काम खत्म नहीं होता। काम तो तभी खत्म होगा जब हम इन क्लेशों को खत्म करेंगे। ठीक है, आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।